नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त गायत्री। स्टडी विद गायत्री के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हमने है ना साइक इसमें सोशलॉजी में कर लिया था, सेकंड यूनिट में सोसाइटी कर लिया था। अब हम करेंगे कि सोशल ग्रुप क्या होती है, यानी कि सामाजिक समूह के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। यानी कि सोशल ग्रुप है क्या? सोशल ग्रुप वो है कि व्यक्तियों के बीच का एक संग्रह है, यानी एक ग्रुप है जिसके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, यानी उनके बीच व्यक्तिगत या सामूहिक अंतःक्रिया होती है, उसको हम कहेंगे सामाजिक ग्रुप। अब इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। बोगार्ड्स ने कहा है कि समाज शास्त्र समूह का विज्ञान है, यानी कि जो सोशलॉजी है वो क्या है? ग्रुप साइंस है। मेकाइवर एवं पेज, समूह से हमारा अभिप्राय व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यानी कि सोशल ग्रुप वो है जो एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार का सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। काउडर ने क्या कहा है? समूह अनिश्चित संख्या में मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों को कहते हैं। यानी कि अनिश्चित संख्या में, यानी बहुत जैसे कुछ व्यक्ति है उनके बीच उनके बीच में जो रिलेशन है ना, उसको काउडर ने क्या कहा है? सोशल ग्रुप का है। जॉनसन समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान मानती है, यानी कि जो सामाजिक समूह है ना उसको है ना विज्ञान माना है। किसका? समाजशास्त्र का। यानी तो सोशल ग्रुप क्या होगा? सोशल ग्रुप वही होगा जब एक कुछ व्यक्ति होंगे, उनके बीच न किसी प्रकार का जो संबंध होगा, यानी कि उनके बीच में ना फिजिकली, मेंटली और सोशोलॉजिकल है ना संबंध होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सोशल ग्रुप। सामाजिक समूह की विशेषताएं, कौन से विशेषताएं हैं? कि व्यक्तियों का समूह है, यानी कुछ लोग होंगे, उनके बीच उनका कार्यों का विभाजन होगा, कार्य उनके ना आपस में बंटी होंगी, और एक जैसे ग्रुप की रुचियां क्या होगी? एक जैसी होगी। समूह में एकता, यानी उनमें एकता का भाव पाया जाता है। ऐच्छिक सदस्यता, व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य अपनी इच्छा से बनता है, तो उनके बीच ऐच्छिक सदस्यता होगी। सत्रीकरण, उनके स्तर निर्धारण किए होंगे। सामूहिक आदर्श, स्थायित्व, किसी भी प्रकार का जो भी ग्रुप होगा उनमें है ना स्थायित्व होगा। और सामूहिक आदर्श यानी उनके जो भी मोरल हो गए, उनकी जो भी उनके ग्रुप के अंदर है ना जो नियम होंगे वो ना सामूहिक रूप से सभी को पालन करनी होती है। समझौता, सोशल ग्रुप क्या है? एक प्रकार का समझौता है। हम अपनी इच्छा या रुचि या अपनी जो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रकार का जो समझौता करते हैं। जागरूकता, समूह के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर जागरूकता पाई जाती है। फिर आगे क्या है? समूह निर्धारण या समूह निर्माण के आधार, समूह का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर है ना मर्टन ने समूह निर्धारण के 26 आधारों का उल्लेख किया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मर्टन ने समूह निर्धारण का कितने आधार बताए? तो कितने बताए? 26 आधार बताए हैं। सोरोकिन, जिमरमैन तथा गेल्पिन ने निम्न आधार बताए हैं। उन्होंने सोशल ग्रुप के कौन से आधार बताए हैं? उन्होंने बताया है कि रकत संबंध, उनके बीच आपस में रकत संबंध होता है। विवाह, समान भाषा, सामान्य व्यवसाय, सामान्य रीति रिवाज आदि। अगर ये किसी के समाज के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर पाया जाता है तो वो ये क्या है? सामाजिक समूह है। फिर आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, यानी समूह का वर्गीकरण किया गया है। समूह का वर्गीकरण है ना अलग अलग प्रकार से किया गया है, जैसे सदस्यों की संख्या के आधार पर। 2 प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जॉर्ज सीमेल, जॉनसन तथा होमन्स ने छोटे समूह को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है, यानी जो छोटे समूह है वो समाज का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। मेकाइवर तथा पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया है। मेकाइवर और पेज ने ना राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूह का उल्लेख किया है।
मर्टन ने अंत्यक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में अस्वीकार किए। यानी किसने ना समूह को, राष्ट्र को समूह के रूप में अस्वीकार किया? किसने किया? मर्टन ने। मर्टन क्या कहता है कि अगर अंत्यक्रिया नहीं है तो वो समूह नहीं हो सकता, यानी राष्ट्र के बीच अंत्यक्रिया नहीं होती। दूसरा है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर बोटोमोर है ना, बोटोमोर ने स्थायित्व के आधार पर 3 प्रकार के समूह बताए हैं। कौन से? स्थायी समूह, अस्थायी समूह और अर्ध समूह। इनको समूह के रूप में बांटा है। स्थायी ग्रुप कौन सा होगा? परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्था आदि। यानी वो स्थायी है क्योंकि उसके अंदर है ना उनको हम समाप्त नहीं कर सकते। जैसे रिश्तेदारी को हम नहीं खत्म कर सकते। शिक्षण संस्था है, उसके अंदर भी सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी का सहयोग होता है। अस्थायी समूह जैसे भीड़, यात्री दल, दर्शक, ये अस्थायी इसलिए क्योंकि भीड़ कुछ देर के बाद छट जाएगी, यात्री दल अपने अपने गंतव्य पर चले जाते हैं, उसी प्रकार से ऑडियंस। तो ये है अस्थायी समूह। अब है अर्ध समूह। अर्ध समूह वो समूह होते हैं जिनमें न तो स्थायित्व का गुण होता और न ही अस्थायित्व का, यानी उनमें मिला जुला रूप होता है। जैसे सामाजिक वर्ग, आयु और लिंग समूह आदि। यानी जैसे जनगणना होती है ना, उसमें एक आयु वर्ग को बांट दिया जाता है, या जैसे लिंग के आधार पर बांटा जाता है, तो वो कौन से है? अर्ध समूह होते हैं। हम की भावना के आधार पर समनर ने 2 प्रकार के समूह बताए हैं। यानी हम की भावना के आधार पर समनर ने कितने ग्रुप बताए? 2 प्रकार के अंत समूह, यानी हम समूह। हम समूह वो समूह होते हैं जिसमें हम की भावना पाई जाती है, यानी परिवार, कक्षा, गांव, धर्म, जाति और स्वयं का देश। ये वो समूह होते हैं जिनमें ना निजता का भाव पाया जाता है, अपनेपन का भाव पाया जाता है। बाह्य समूह, बाह्य समूह वे समूह हैं जिनके बीच है ना हम की भावना नहीं पाई जाती। जैसे राजनीतिक दल हो गया, श्रमिक संघ हो गया, या कोई किसी प्रकार का ना कोई एनजीओ हो गया, तो उनके बीच क्या है? वो भारी होते हैं, उसके अंदर हमारी हम की भावना नहीं पाई जाती। नोट ओगबर्न तथा निमकोप के अनुसार अंतः समूह में सहानुभूति तथा बाह्य समूह में घृणा, भय, संदेह के भाव होते हैं। कौन से? अंतः समूह में तो सहानुभूति है, और जो बाहरी समूह होते हैं ना उनमें घृणा होती है, भय होता है और संदेह के भाव होते हैं। किसके अनुसार? ओगबर्न के अनुसार। तो ये इसी प्रकार से ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि समनर ने किस आधार पर ग्रुप का विभाजन किया है? तो किस पर? हम की भावना के आधार पर। और कितने प्रकार के बताए हैं? जैसे 2 प्रकार के अंतः समूह और बाह्य समूह बताए हैं। इस तरीके से मैं अब आगे प्रकार्यात्मक आधार पर यानी रचना के आधार पर गिंडिक्स तथा गिलिन व गिलिन ने समूह का वर्गीकरण 2 आधार पर किया है। कौन सा? एक तो ऐच्छिक, दूसरा अनैच्छिक। ऐच्छिक वही जैसे परिवार, रिश्तेदारी, कक्षा, समूह वर्ग आ गया। अनैच्छिक वही समूह जो हमारी इच्छा के विपरीत होती है, यानी जो स्वयं विकसित होते हैं, जैसे जाति होगी, प्रजाति हो गया, धर्म हो गया आदि। आकांक्षा के आधार पर, या उसे दूसरा नाम कहेंगे संदर्भ समूह। मर्टन ने उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है परंतु सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है, यानी वो उसका सदस्य है नहीं परंतु उसके सदस्य बनने की इच्छा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकन तथा व्यवहार को प्रभावित करती है, यानी वो अपनी इच्छा से किसी समूह का सदस्य बनने की चाहत रखता है। किसके आधार पर? अपने मूल्यांकन और अपने व्यवहार के आधार पर। अब सामाजिक संबंधों का आधार, इसके आधार पर ग्रुप कितने प्रकार का है? एक तो प्राइमरी है यानी प्राथमिक ग्रुप, और दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक समूह। मैकाइवर तथा पेज ने सामाजिक समूह के आधार पर 3 आधार बताए हैं। कौन कौन से? संयुक्त प्रादेशिक इकाइयाँ। संयुक्त प्रादेशिक इकाइयों में कौन कौन से आएंगे? समुदाय, गांव आदि। दूसरा हित चेतन इकाइयों वाले समूह जिनका संगठन स्पष्ट नहीं होता, यानी उनका हित तो होता है लेकिन उनका जो संगठन है ना वो स्पष्ट नहीं होता, जैसे प्रतिस्पर्धा वर्ग हो गया, भीड़ हो गया। हित चेतन संगठन, स्पष्ट और निश्चित संगठन। इसमें पड़ोस, क्लब, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह। इस चैप्टर से ना इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्राथमिक समूह में
कौन आता है, सेकेंडरी समूह में कौन सा वर्ग आता है, इस प्रकार के इसमें है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब है ना प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप कौन सा है, इसके प्रतिपादक कौन है, चार्ल्स कुल्ले। चार्ल्स कुल्ले ने ना पहली बार इस अवधारणा को विकसित किया था। किसमें, उनकी एक बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इन्होंने इस प्राथमिक समूह की अवधारणा को विकसित किया था। प्राथमिक समूह में सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, यानी वो ग्रुप प्राथमिक ग्रुप होंगे जिनमें आमने सामने के संबंध है ना पाए जाते हैं, प्रत्यक्ष संबंध होते हैं उनके, यानी डायरेक्ट होता है। जैसे कौन कौन से, परिवार, पड़ोस, खेलकूद के दोस्त, अध्ययन समूह, स्थानीय भाईचारा आदि, यानी जहाँ एक दूसरे के साथ है ना फिजिकली इंटरेक्शन करते हैं, वो ग्रुप है ना प्राथमिक ग्रुप के अंदर आएंगे। प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं दी हुई है। प्राथमिक समूह की भौतिक विशेषताएं, किंग्सले और डेविस ने 3 विशेषताएं बताई है। किंग्सले तथा डेविस ने 3 विशेषताएं बताई है। कौन सी, शारीरिक समीपता, यानी उनके बीच है ना शारीरिक समीपता पाई जाती है, यानी हम एक दूसरे से है ना संपर्क में होते हैं फिजिकल रूप से। समूह का लघु आकार, समूह का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। फेयर चाइल्ड ने 3-4 से लेकर 50-60 व्यक्तियों तक ऐसे समूह बताए हैं जिनको हम प्राथमिक समूह कह सकते हैं, यानी प्राथमिक समूह में 3-4 व्यक्तियों से लेकर 50-60 व्यक्ति तक हो सकते हैं। और संबंधों की अवधि, यानी उनकी अवधि निर्धारण करेगी, ये लॉन्ग टर्म अवधि है तो वो कौन से आएगी, प्राथमिक समूह आएंगे। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषताएं, आंतरिक विशेषताएं कौन है, उद्देश्यों की समानता, यानी उद्देश्यों, जैसे परिवार है उनके क्या है उद्देश्य समान होते हैं, जैसे सभी पूरे परिवार का भरण पोषण करना, सभी पूरे परिवार की ना सुरक्षा करना, तो क्या हो गया उनके उद्देश्य समान होगी। जैसे एक कक्षा है तो पूरी कक्षा को साथ लेकर चलना, उनको अच्छे मार्क्स दिलवाना, ये क्या हो गया उनके बीच समानता, उद्देश्यों की समानता। संबंध व्यक्तिक होते हैं, यानी जो प्राथमिक समूह होते हैं ना उनके संबंध क्या होते हैं, व्यक्तिक होते हैं, यानी व्यक्ति एक दूसरे से जानता है। संबंध का स्वतः विकास होता है। देखिए फैमिली में देखिए या क्लास में देखिए या किसी मतलब मित्र मंडली में देखिए या खेल समूह में देखिए, वहाँ क्या होते हैं, हमारे संबंध है वो स्वयं विकसित होते हैं अगर हम उसके सदस्य हैं तो। प्राथमिक सदस्यों की नियंत्रण शक्ति, यानी जो प्राथमिक समूह है ना उसके ना नियंत्रण शक्ति होती है, उस पर नियंत्रण होता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि टोनीज ने समूह को 2 भागों में बांटा है। कौन से, गेमिनशाफ्ट समुदाय, गेमिनशाफ्ट यानी वह समुदाय, वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें संबंध व्यक्तिगत तथा परंपरागत दोनों ही होते हैं, ये प्राथमिक समूह की भांति होते हैं। यानी उन्होंने एक नाम दिया है टोनीज ने, गेमिनशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट में वो आएंगे जिनके बीच व्यक्तिगत और परंपरागत दोनों प्रकार की व्यवस्था होती है, और ये किस प्रकार के होंगे, प्राथमिक समूह की भांति होते हैं। दूसरा उन्होंने कौन सा समूह बताया, गेसेलशाफ्ट। एक है गेमिनशाफ्ट, दूसरा है गेसेलशाफ्ट, यानी एक प्रकार की समिति। इसमें परंपरावादी समाज औपचारिक वैधानिक समाज में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो पुराना समाज है ना वो औपचारिक समाज में परिवर्तित हो जाता है। ये सेकेंडरी ग्रुप की तरह होते हैं, यानी द्वितीयक समूह की भांति होते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड की लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा टोनीज की गेमिनशाफ्ट अवधारणा से मिलती है। पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट रेडफील्ड की अवधारणा है वो किससे मिलती है, टोनीज की गेमिनशाफ्ट से। कौन सी अवधारणा, लिटिल कम्युनिटी, कौन सी, लिटिल कम्युनिटी। अब आ गया दूसरा सेकेंडरी ग्रुप, ये हम है ना कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप अच्छे से इसको करिएगा, बहुत ही अच्छा मैटर है और आपको इसमें ना अवश्य लाभ मिलेगा। थैंक यू।